Hi, I'm Simi Pasha and you're watching Lost Lives on Headlines Today, our special series about men and women who were jailed without reason. People who spent precious years of their lives behind bars battling charges of terror and of waging a war against the country. People whose lives were destroyed because they were branded as terrorists by our investigating agencies. But the common link in every story is that each and every one of them was acquitted by courts for lack of evidence. What is the best memory you have of your youth? Possibly flying a kite on a bright morning and watching it sail across the canvas of a cloudless sky? It could have been Aamir's. कभी पतंग उड़ाते हुए मेरी निगाह जब पतंग के करीब से जहाज़ गुजरता था तो मेरी निगाह उस पर टिकती थी और सोचता था एक दिन मैं जहाज़ चलाऊंगा और पायलट बनूंगा, लेकिन वो ख्वाब तो आज से 14 साल पहले उस काली रात ने तोड़ दिया। But all he has are nightmares. टॉर्चर, 30 डिग्री टॉर्चर, जिसको इससे पहले या तो फिल्मों में देखा या फिर सुना था। मेरे जबरन कपड़े उतार दिए गए और पाँव के नाखून वो भी निकाले गए। अभी भी ख्वाब वो टॉर्चर के आते हैं। घर में जो होते हैं वो कहते हैं कभी कभी कि भाई तुम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, क्या कोई सपना देख रहे थे? तो उठा देते हैं मुझको। मैं रो रहा होता हूँ या फिर घबरा रहा होता हूँ, कपकपा रहा होता हूँ, तो थोड़ा ध्यान देता हूँ तो याद आता है कि मैं देख रहा हूँ कोई मुझे पीट रहा है, कोई मुझको मार रहा है, कोई मेरे पीछे भाग रहा है। These nightmares are not just dreams. They are intrinsic to who Aamir has become. For Mohammad Aamir, his nightmares of today were a reality that lasted all of 14 long, relentless years. It all began when an 18-year-old and naive Mohammad Aamir, resident of Old Delhi, got abducted by plain-clothed policemen and taken to an undisclosed location. गाड़ी में डालने के बाद मुझको उन लोगों ने जो अपहरण करता थे पाँव पे अपने नीचे गाड़ी के फर्श पर नीचे बिठा लिया, हाथ पीछे बांध दिए, आँखों पे पट्टी बांध दी। 20 फरवरी 1998 की रात को ये मेरा किडनैपिंग किया। मैं अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ, अरेस्टिंग वो होती है जो हमारे संविधान में, CRPC में, IPC में जो रूल है उसके मुताबिक हो। लगभग वो गाड़ी 30 से 40 मिनट चली, अनजान जगह पे रुकी और उतार कर किसी कमरे में ले जाकर मेरी आंखों की पट्टी खोली तो देखा मैं गिरा हुआ था लोगों से और सभी सिविल ड्रेस में थे। मेरे घर या मेरे ख़ानदान का कभी इससे पहले वास्ता पुलिस से नहीं रहा, कोर्ट कचहरी से नहीं रहा। मेरे उस वक्त भी ध्यान में यही रहा कि ये क्रिमिनल्स हैं। That was the beginning of the end. The moment of transition, when dreams of youth are crushed under the sledgehammer of a relentless system that brooks no compassion. मेरे जबरन कपड़े उतार दिए गए, नाम पता वगैरह पूछा, पूरे कब से पैदा हुए, कहाँ रिश्तेदार, किस तरह, पूरा जैसे हिस्ट्री पूछी जा रही हो मेरी, और मार पिटाई करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही दीवार से बिठाकर मेरे पाँव को चीर दिया गया। टॉर्चर या फिर कहेंगे हम उसको 30 डिग्री टॉर्चर, जिसको इससे पहले या तो फिल्मों में देखा या फिर सुना था, जो मेरे ऊपर हो रहा था। आज भी उसको याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं।
इनका कसूर यही था कि ये पाकिस्तान अपनी बहन से मिलने चले गए थे, और जब ये पाकिस्तान जा रहे थे अपनी बहन से मिलने, तो कोई गुप्ता जी इनको मिले यहाँ के रॉ के इंटेलिजेंस के। उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ जाओ, तो कुछ पैसे तुमको दे देते हैं, वहाँ कुछ काम करना, कुछ कागज़ वहाँ पर कोई आदमी आपको देगा, कुछ सीक्रेट देगा पाकिस्तान के नेवी वगैरह के, वो हमको ला करके दे देना और तुम बड़ा अच्छा काम करोगे। इन्होंने वहाँ पर कुछ कागज़ किसी आदमी ने दिए, वो कागज़ लेकर के भी ये आए वहाँ पर समझौता एक्सप्रेस में। लेकिन जब वहाँ तलाशी होने लगी तो इन्होंने डर के मारे वो कागज़ फेंक दिए। तो क्योंकि वो कागज़ इन्होंने फेंक दिए और फिर ये यहाँ पर आए, गुप्ता जी मिले कि भाई वो कागज़ कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा भाई वो तो तलाशी हो रही थी और मैंने तो डर के मारे फेंक दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने तो गलत काम किया और तुम तो ये है और वो है, और इस आधार को लेकर उनको कहा हम तुमको देखेंगे, और इन्होंने फ़ौरन 3-4 दिन में ही ये केस बना दिया। After 7 days of brutal torture and unimaginable pain, Mohammad Aamir was produced in court and accused of being an LET terrorist. He was booked for planning 20 low-intensity bomb attacks in Delhi, Ghaziabad, Sonipat and Rohtak between October 1996 and December 1997 that left 5 people dead and several others injured. Aamir was charged with terrorism, murder and waging a war against the country and thrown into Delhi's Tihar jail. The police registered some 17 FIRs against Aamir in various police stations in Delhi, Ghaziabad, Sonipat and Rohtak. The charges ranged from waging a war against India to attempt to murder to attempting to wreck a train amongst many others. उसके साथ ही इनके सारे केसों का हमने अध्ययन किया, तो उसमें हमने ये पाया कि पुलिस ने जानबूझ करके इनको एक मोहरा बनाया, क्योंकि वो केसेस को सॉल्व नहीं कर सके। बहुत सारे केसेस जो थे 1996-97 में 2 साल तक 1.5 साल तक बम ब्लास्ट होते रहे जगह जगह, और पुलिस उनको सॉल्व नहीं कर सकी कहीं भी। तो उन्होंने 1998 फरवरी में जाकर के इनको पकड़ के और इनका एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में लिखवा लिया इनको और एक कुछ 2-4 लोगों को, और कि हमने जहां जितने भी ब्लास्ट किए 30 ब्लास्ट हुए पूरे इसमें कि हमने किए, ये इनसे और उसके बेसिस पे उस सिर्फ इस डिस्क्लोजर जो कि कानून के अंदर वो मान्य नहीं है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, लेकिन उसके बेसिस पर उनको केस बना दिए। कोई एविडेंस नहीं थी, कोई मान्य जो एविडेंस होती है जिसमें कि कोई सबूत हो इनके खिलाफ, कुछ नहीं था। लेकिन इनके जानबूझकर ये केस इसलिए ला दिए कि पुलिस को ये दिखाना था कि देखिए जी हमने इतने सारे केस सोल्व कर लिए। Once in court, the prosecution struggled with proving its case. The police could not bring a single witness to testify conclusively against Aamir. Out of more than 415 witnesses brought out by the prosecution, not one conclusively placed Aamir at the scene of the blasts, allegedly perpetrated by him. जो पुलिस ने गवाह तैयार किया था इनके खिलाफ, वो इनके खिलाफ बोला ही नहीं। उसने कहा था हम तो गए नहीं, हमने कभी इनको देखा नहीं। उसने हर जगह ये कहा अपने बयानों में कि मैं तो वहाँ गए पिलखवा गया ही नहीं, मुझको तो पुलिस ने थाने के अंदर बुलाया था और उन्होंने कहा कुछ कागज़ दस्तखत कर दो, तुम देशभक्ति का काम करोगे, हमने कुछ को पकड़ा है, बस तुम हम जो कहे वो बोल देना। Was the police trying to get fake witnesses to testify in court? Why is it that none of the witnesses put up by the prosecution backed its story? Did the police have any other evidence against Aamir except for the disclosure statements he was made to sign during those 7 days when he was illegally detained? जो इस एज ग्रुप के नौजवान लड़के हैं, मुस्लिम लड़के ख़ास तौर से, उनके ऊपर ये आरोप लगा के उनको जेल में डाला जा रहा था। तो ये पूरी जो टेरर के जिसका जो इस्तेमाल की जो एक पूरी राजनीति थी, उससे हम सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और हम उस पर काम कर रहे थे। The prosecution's case slowly started crumbling in court. Aamir was acquitted in 70% of the cases against him between November 30th, 2000 and August 17th, 2001. That is, in a span of just 10 months. In the rest of the cases, Aamir's acquittal came between March 2006
and January 2012. But when Aamir stepped out of jail, the world around him had changed. Flyovers and metro rail lines had sprung up, imported cars dotted traffic signals in the capital, and Aamir had been left behind. आज से लगभग 15-16 साल पहले 20 फरवरी को 1998 के रात लगभग 9-9:30 बजे का टाइम था। मैं दवाई लेने निकला था अपने घर से। माँ घर में इंतज़ार कर रही थी खाने का। कहा कि खाना खा के जाना। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, खाना मैं आकर लौट के खा लूँगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो खाना मुझको 15 साल के बाद जब मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, उसके बाद भी माँ के साथ खाना नसीब नहीं होगा। Within 2 days of returning from Pakistan, Aamir had been abducted. As news of his arrest and his alleged crimes had spread through the narrow bylanes of Ballimaran, Aamir's parents found themselves completely ostracized. After Aamir's arrest, his father ran from pillar to post, trying to get the best lawyers in town to defend his innocent son. उसी सदमे में मेरे फादर की डेथ हुई। मेरी मदर ने फिर जो है मेरे न्याय लड़ने के कानूनी पैरोकारी की जिम्मेदारी संभाली और 8-9 साल कंटिन्यू अकेले उन्होंने जो है पैरोकारी की। और 2009 में आते आते आखिर एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा आएगा। कब आएगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। 2009 में आके उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और पैरालाइज आज तक वो बिस्तर पे। Today, as he strokes her hair and kisses those old cheeks, the only response he gets from his mother are loud groans, the cries of a woman who saw her family destroyed before her eyes. हर कदम पर सहारा बनेगी तेरे लिए, सफर में माँ की दुआ को साथ लेता जा। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। Coming up next, how Aamir started the process of rebuilding his life one step at a time. Today we are following the story of Mohammad Aamir, a young man who was picked up by the Delhi police and put behind bars for 14 long years. He was charged with everything from terrorism to waging a war against the country and planning explosions. After 14 years, Aamir was acquitted because none of those charges could be proved against him in a court of law. But those 14 years changed Aamir's life forever. The only thing that allowed Aamir to maintain his sanity as he sat huddled in his prison cell, isolated from everyone else, were books. Aamir had been picked up at the age of 18. He hadn't even finished his school education. But Aamir was determined to not let the confines of his jail cell come in the way of his quest for knowledge. अच्छे जो दोस्त बनाए मैंने वहाँ पर, वो अच्छी किताबें बनाई। मैंने बीपीपी कोर्स किया, उसको क्लियर करने के बाद मैंने जो है बीए में दाखिला लिया, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री साइड से। But Aamir's dream of finishing his formal education was cut short once again. जब मैं सेकेंड ईयर में था तो एक जेलर साहब से ऐसा वास्ता पड़ा कि उनको जिन आरोपों में मुझको जेल में डाला गया, आतंकवाद, टेरर, ऐसे केसेस में बंद
प्रिजनर्स से, कैदियों से विशेष प्रेम होता था। तंग करना, परेशान करना, ऐसा लगता था कि वो खुश होते हैं। उन्होंने मेरे पर जेल में हमला करवाया इनमेट्स के कुछ द्वारा, और मेरे पर उल्टा मुकदमा भी बनाया। वो शुक्र है कि सच्चाई होती है, तो उससे मैं बरी हुआ। तो उन्होंने मेरे कपड़े छीन लिए और किताबें भी छीन ली। Today, Aamir is a free man, but he hasn't forgotten his friends. He spends long afternoons buried behind books, immersing himself in what the written word has to offer. But unlike his prison days, books aren't his only companions. At Anhat, Aamir rediscovered himself. For the first time in 15 years, Aamir once again found real friends, and more importantly, a purpose to his remaining life. ये जेल से रिहा होने के तकरीबन 2 महीने बाद अनहद में आए थे। मुझे लगता है कि आमिर ने उसको पूरी तरह से इसे कहते हैं कि उस पर खरे उतरे हैं और बहुत अच्छा काम किया है। आमिर की ग्रोथ हुई है, पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, और आज आमिर एक एक्टिविस्ट है। आज आमिर एक वो शख्स है जो दूसरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी मुजफ्फरनगर में पूरा जो मुजफ्फरनगर का अनहद का काम है उसको तकरीबन सिंगल हैंडेडली आमिर ने पूरा किया है उसको। जी, मैं खुश नसीब हूँ। बाहर की ज़िंदगी, मतलब नई ज़िंदगी जो मुझको मिली, निकलने के बाद मेरे लिए आसानियाँ पैदा हुई। सोसाइटी की तरफ से भी हेल्प मिली, और अभी रिसेंटली में शादी भी हुई। थोड़ा ही महीने गुजरे हैं। हालांकि शादी जब हो रही थी तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर थी कि भाई लड़का वहाँ रह कर आया हुआ है और कैसा होगा, क्या होगा, हर किसी के लिए होती है। लेकिन जब उन्होंने तहकीक की, ख़ानदान की, मेरे जो आचरण वगैरह व्यवहार की, तो कोई तब्दीली नहीं पाई। तो थोड़ी मुश्किल तो हुई थी, लेकिन शादी हुई। If Aamir is today leading a normal life, it is because of his sheer grit and determination. The ghosts of his past continue to haunt him, and that's a battle that Aamir fights every day. देखिए, 14 साल में जो खोया है, अगर कोई कंपनसेशन भी मिले या कोई मुआवजा वगैरह भी मिले तो भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। मेरे फादर को जो ज़ख़म और दर्द और रंज, दुख मिले, तकलीफ़ें मिली मेरी फैमिली को, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे पापा दोबारा नहीं लौट के आ सकते, मेरी मम्मी की सेहत वापस नहीं लौट कर आ सकती, लेकिन शायद बहुत खुशी होती उनको ये देख के कि हाँ, वो बेटा उनका बेगुनाह और देशद्रोह नहीं है। Aamir's loss is irreplaceable. A young man who spent his growing years languishing in a prison cell. Hearing stories of his parents' public boycott, their grief, their sorrow, death and illness. Aamir's story shook the system. The National Human Rights Commission took suo motu cognizance of his case and sent a notice to the Delhi Police and the Ministry of Home Affairs, questioning the functioning of the police force. मैं जब जेल में था तो मैं और मेरी तनाई हुआ करती थी। गाना मुझे आता नहीं है, शौक भी नहीं है गाने का, लेकिन कभी कभार कुछ शब्द ऐसे, मेरे 2-3 ऐसे गाने थे तो चंद बोल मेरे से खुद ही निकलते थे। ए मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल खुद बार